आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, उस कविता का नाम है द एम्प्टी हार्ट। तो विदाउट फर्दर अडू, विदाउट वेटिंग, अभी हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको लेसन में से पूरा समझाऊँगा। मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना अगर मैं सब कुछ ढंग से ना समझा पाऊँ, बट मैं अपना बेस्ट प्रयत्न करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने अच्छे से समझा सकूँ, उतने अच्छे से आपको ये समझाऊँ। तो शुरू करते हैं। ओके। तो इस कविता का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, द एम्प्टी हार्ट, जिसके जो कवि हैं उनका नाम है पेरियासामी थूरन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो इस कविता के जो कवि हैं, जो राइटर हैं, वो दक्षिण भारत के हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वो एक तमिल राइटर हैं। उनका जन्म 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु 1987 में हुई, जो कि है 1987। वो पहले, जब वो नए-नए जब कवि बने थे, तो वो सबसे पहले जो वो फ़ेमस थे, वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे, वो छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। तो आपने शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी ही होंगी अपनी किताब में, जो कहानियाँ बहुत लंबी नहीं होती, जो पूरी-पूरी किताब नहीं होती, बट वो छोटी किताब, मतलब छोटे, कम शब्दों में ही जब ज़्यादा आप किसी चीज़ को बयाँ करें, आप ज़्यादा एक चीज़ समझाएँ, उन्हें शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, वो छोटी होती हैं। उनको लेकिन जब उनका करियर जैसे-जैसे बढ़ता गया, जैसे-जैसे वो चीज़ें बनाते गए, उनको सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा फ़ेमस, सबसे ज़्यादा उनको जो लोगों का प्रोत्साहन मिला, वो मिला उन्हें अपने एक, जो उन्होंने लिखी, जनरल एनसाइक्लोपीडिया, जिसका नाम था कलाई कज़हनजियाम, जिसका मतलब है जनरल एनसाइक्लोपीडिया। क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें किसी भी श चीज़ से रिलेटेड, जिसमें हर तरीके की नॉलेज दी गई होती है। तो अगर आपने कभी जनरल नॉलेज की बुक्स देखी होंगी, आपके पास जीके की बुक होंगी, डिक्शनरीज़ होंगी, वैसे ही जनरल एनसाइक्लोपीडिया होता है। एनसाइक्लोपीडिया शब्द का ही मतलब ये होता है कि उस किताब में एक टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ होता है। तो उन्होंने जो ये एनसाइक्लोपीडिया है तमिल में, उन्होंने ये तमिल में लिखा और ये उसके एडिटर थे। और इन्होंने ये 10 वॉल्यूम्स में लिखा। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि उन्होंने एक ही, मतलब एक इस टॉपिक के अंदर 10 बार किताब लिखी, 10 अलग-अलग किस्म की किताब लिखी एक ही टॉपिक के अंदर, जो बहुत फेमस हुई, जिन्हें सब जानते थे। उसके बाद वो प्रोज़ भी लिखते थे, वो पोएम्स भी लिखते थे और वो सोनेट भी लिखते थे। तो प्रोज़ क्या होता है? प्रोज़ होती हैं कहानियाँ। आपकी इंग्लिश की किताब में जैसे जो कहानियाँ दी गई हैं, उन्हें प्रोज़ कहते हैं। उसके बाद पोएम्स होती हैं कविता, जैसे कि आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसे पोएम कहते हैं। और सोनेट जो होती है वो एक 14 पंक्तियाँ, ओनली 14 लाइन्स, वो 14 पंक्तियों में एक बात को कह देना, उसे सोनेट कहते हैं। और बहुत लोग उसे कविता के रूप में भी मानते हैं। इन्हें बहुत सहारा गया, इनके काम को बहुत माना जाता था। ये बहुत जाने-माने लेखक थे, जिसकी वजह से इन्हें पद्म भूषण भी दिया सरकार ने। तो आज जिस कविता के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, जिसका मतलब है खाली दिल, जिसे तमिल में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसे तमिल में कहते हैं कुराई कुडम, जिस पे इन्होंने नाम लिखा था। और एस स्वामीनाथन नाम के एक ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने इस कविता को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाया, जो आज हम पढ़ेंगे। तो जब इन्होंने कुडाई कुडम लिखी, मतलब जब कवि ने, जो आप ये मान लीजिए कि ज़िंदगी में कभी भी, जैसे आप में भी से भी कुछ लोग आर्टिस्ट होंगे, आप नाचते होंगे, आपके अपने-अपने इंटरेस्ट होंगे। तो जब भी हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो हम उस इंटरेस्ट के शुरू करने से पहले हमारे मन में एक चीज़ आती है। हम सोचते हैं कि एक थॉट की वजह से, मतलब एक सोच की वजह से हम एक चीज़ लिख पाते हैं, हम चीज़ें बना पाते हैं। तो वैसे ही जो ये कवि थे पेरियासामी थूरन, इनके दिमाग में ये थॉट आया कि ये जो कविता है, ये लिखना चाहते हैं एक इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी के बारे में, इनसेशिएबल ग्रीड। तो मैंने ये वर्ड इनसेशिएबल को हाइलाइट करा हुआ है आपके लिए। तो आप पूछेंगे कि इनसेशिएबल का मतलब क्या होता है? इनसेशिएबल का मतलब होता है एक ऐसी भावना जो कभी भी खत्म नहीं होती, एक ऐसा कुआँ जो कभी नहीं भरता।
तो इनसेशिएबल का मतलब उसका उल्टा होता है सेशिएबल, वो चीजें जो भर जाती हैं। लेकिन इनसेशिएबल होता है जो आप कभी नहीं भर सकते। बंदा कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, लेकिन वो फिर भी वो चीज कभी भर नहीं पाता, उसे सुकून नहीं मिलता, तो उसे इनसेशिएबल कहा जाता है। और ग्रीड का मतलब होता है लालच। और लालच तो आपको पता ही होगा, ग्रीड इज किसी भी चीज का जब आप संतुष्ट नहीं होते, तो इनसेशिएबल ग्रीड पूरा मिला के होगा कि एक ऐसा लालच जो कभी भी खत्म नहीं होता हो। ये उन कवि की एक तस्वीर मैंने आपके लिए लगा रखी है। तो अब हम बात करेंगे आपकी कविता की, और हम डिस्कस करेंगे कि वो कविता कैसी है। तो अगर आप चाहें तो आप अभी अपनी वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश की किताब खोल लें। तो आपकी जो पैनोरामा की जो इंग्लिश की किताब है उसका पेज नंबर 116 116 आप खोल लीजिए, और यहीं पे आपका वेट करूंगा, और फिर आप ये वीडियो को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब आपने अपनी किताबें अपने सामने रख ली हैं, और चलिए अब बिना रुके हम कविता शुरू करते हैं। So the first sentence of the poem is, the man was rich but not content, morning, noon and night he went. तो इसका क्या मतलब हुआ? कवि कह रहा है कि जो आदमी था वो अमीर था, लेकिन उसे सुकून नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। दिन में भी, नून इज आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय, दोपहर में, दिन में और रात में वो जाता था। कहाँ जाता था अभी हमें पता चलेगा। टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। विश यील्डिंग ट्री का क्या मतलब हुआ? विश का मतलब होता है इच्छा, यील्ड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको कुछ प्रोवाइड करती है, एक वो जो आपको देता है, जो आपको चीजें प्रोवाइड करता है। हम आगे भी इसका मतलब समझेंगे। और ट्री तो आपको पता ही है, पेड़। तो वो एक विश यील्डिंग ट्री के सामने, एक इच्छा पूर्ण करने वाले पेड़ के सामने झुकता था, और वो प्रार्थना करता था कि ओ कल्पका, आई सीक योर एड, ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कल्पका का क्या मतलब होता है। कल्पका जो है वो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में एक वर्ड है कल्पका जो है वहां पे, उसका मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्पका इज अ फरिश्ता। तो कल्पका जो है वो एक फरिश्ता होता है वहां पे। मतलब दक्षिण भारत में ये चीज मानी जाती है कि एक छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, तो उसे ये कल्पका कहते हैं। तो इस पेड़ के सामने ये एक फरिश्ते से मांग रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जो वो पेड़ है वो एक फरिश्ता है और इसकी इच्छाएं पूरी करेगा। तो वो कहता है कि ओ कल्पका, आई सीक योर एड। सीक योर एड का मतलब है कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ। एड, सीख करने का मतलब होता है कि जब आप किसी की मदद मांगते हैं तो आप कहते हैं कि आई सीक योर एड। तो वो कह रहा है कि ओ कल्पका, आई सीक योर एड, ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक घड़ा चाहिए सोने का। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि his prayer was granted sevenfold। जिसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो ये इच्छा मांगी थी, उसने कल्पका से जो ये प्रार्थना करी थी, उसकी प्रार्थना कल्पका ने सुन ली। उस पेड़ ने, इच्छा पूर्ति पेड़ ने उसकी प्रार्थना सुनी, और उसकी जो इच्छा थी, उसकी जो प्रेयर्स थी, उनको, प्रार्थना को एक ही बार पूरा नहीं किया, 7 बार पूरा करा। तो 7 फोल्ड जो यहाँ पे शब्द लिखा है उसका मतलब है, 7 फोल्ड का मतलब होता है कि एक ही चीज 7 बार। तो आप 7 फोल्ड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आप 2 फोल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। मतलब जब एक ही चीज के 2 तरीके हों, एक ही चीज को देखने के 2 नजरिए हों, इन सब चीजों को हम 2 फोल्ड कहते हैं। तो वैसे ही वो कह रहा है कि उसने उस इंसान की इच्छा एक बार पूरी नहीं करी, बल्कि उसने 7 बार पूरी करी। और उसने सिर्फ एक मटका, एक घड़ा सोने का नहीं दिया, उसने उसे 5 दे दिए, 7 दे दिए, सॉरी। तो वो कह रहा है कि फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिस्टनिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। तो वो कह रहा है कि उसको जो ये तोहफा दिया गया था, जो कि था ग्लिस्टनिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। ग्लिस्टनिंग गोल्ड का मतलब हुआ, ग्लिस्टनिंग का मतलब होता है चमक। तो चमकता धमकता सोना 7 पिक्चर्स में। पिक्चर्स भी घड़े का ही एक, जैसे पिक्चर और पॉट दोनों का मतलब घड़ा ही होता है, लेकिन अलग अलग शब्द हैं वो। तो पिक्चर्स भी घड़े ही होते हैं। तो आगे कह रहा है कि 7 silver pitchers were now with him, each of gold coins filled to the brim। 7 silver pitchers were now with him का क्या मतलब हुआ कि उसके पास एक नहीं, बल्कि उसके पास 7 घड़े थे सोने के। और वो सबके सब जो घड़े थे वो मिट्टी के नहीं थे, वो घड़े भी उसने सिल्वर के थे, वो घड़े भी चांदी के थे। एंड ईच फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स,
each with gold coins filled to the brim, जिसका मतलब है कि वो सब के सब जो थे उनमें सोना ब्रिम तक भरा था। ब्रिम का मतलब क्या होता है कि जैसे अब अगर आपने घड़ा लिया, तो घड़े का जहाँ पे मुंह आता है, जहाँ तक हम पानी भरते हैं घड़े में, अगर आप कोई चीज वहां तक भर दो, तो उस चीज को हम कहते हैं एक ब्रिम तक भरना। तो जैसे अगर आपको कोई चाय देता है, आपके घर में कोई आया, आप किसी के घर में गए, उन्होंने आपको चाय दी और उन्होंने आपके सामने चाय परोसी, तो अगर वो चाय बिल्कुल ही मुंह तक भर दें, तो आप बोलेंगे कि यू फिल्ड द टी कप टू द ब्रिम, कि आपने मेरे चाय की जो प्याली है उसे आपने बिल्कुल ब्रिम तक भर दिया है। बट द ट्री अनकाइंड टुक into its mind to add an eighth, a half full pot। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कवि कि जो ट्री अनकाइंड था? ये कह रहा है कि जो ट्री था वो अनकाइंड था और उसने एक चाल चली, उसने एक साथ तो भरे हुए मटके घड़े दिए ही चांदी के, और एक आधा भरा हुआ भी दे दिया। तो वो ये यहाँ पे ये क्यों कह रहा है कि जो ट्री है वो अनकाइंड है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप कभी भी कोई भगवान की, आप किसी भी भगवान में भरोसा करते हो, आप भगवान की कहानियां सुने या कोई भी आप पुरानी कहानियां सुने, तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि भगवान जब तुम्हें कोई चीज देते हैं, तो वो तुम्हारी परीक्षा भी लेते हैं, कि भगवान परीक्षा लेते हैं और उसके बाद ही तुम्हें कोई चीज पूरी तरीके से मिलती है। कभी भी तुम्हें कोई कुछ देता है, तो वो एक परीक्षा, मतलब कभी भी तुम्हें किसी चीज का फल मिलता है तो वो परीक्षा से ही मिलता है। तो यहाँ पे जो पेड़ है, जो इच्छाएं पूरी कर रहा है, वो पेड़ ऐसे ही सब कुछ नहीं दे रहा। वो पेड़ ऐसा नहीं बैठा हुआ कि तुम आओगे, तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे और तुम ले लोगे। वो पेड़ जो है वो एक चाल चल रहा है, वो देखना चाहता है कि क्या इस इंसान को वो एक ही मटका चाहिए था जो जिसने मुझसे मांगा था। क्योंकि जो जो इंसान ये इससे मांगने गया है पेड़ से, उसने ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कहा था कि ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। अ का मतलब होता है सिर्फ एक। तो क्योंकि उसने तो बस एक ही मांगा था, लेकिन उसने एक से इतने सादा दे दिए। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या उस इंसान को इस चीज की रियलाइजेशन है, मतलब क्या उसे ये चीज समझ में आई है कि उसकी ये परीक्षा ली जा रही है। तो उसने 8 मटके दिए, 8 घड़े दिए, जिसमें से 7 पूरे भरे हुए थे सोने से, और एक जो था वो आधा भरा हुआ था। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो आगे जाने से पहले हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं थोड़े से। तो आपकी किताब में ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है। तो पेरियासामी थूरन ये कह रहे हैं हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट। तो ये बात ट्रू है, ये हमने देखा, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अभी मैंने आपको गलती से नीचे आंसर दिखा दिया, आप अभी आंसर्स मत देखिए, खुद कोशिश करिए करने की। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पेरियासामी थूरन वाज अ बंगाली राइटर। तो अभी अगर आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। वो साउथ इंडियन है, तो वो बंगाल के नहीं हुए। तो वो ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है, ये गलत है, क्योंकि सही जवाब ये होगा कि पेरियासामी थूरन वाज एन साउथ इंडियन राइटर, ही वाज अ तमिल राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द poem The Empty Heart has been translated by S. स्वामीनाथन। तो ये बात सच है, मैंने आपको ये शुरू में ही बताया कि इस कविता की जो तमिल से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन की गई है वो एस स्वामीनाथन द्वारा की गई है। और लास्ट क्वेश्चन है कि द मैन वॉज गिवन 6 पॉट्स। तो अगर आपको अभी अभी मैंने बताया है कि मैन को कितने पॉट्स दिए गए, तो आप सोच के सोचिए कि कितने पॉट्स दिए गए। सही आंसर है कि उसे 7 मटके जो थे वो फुल दिए गए, पूरे भरे हुए 7, और एक 8वां खाली। तो आंसर हुआ 8 मटके दिए गए और ना कि 7। तो ये फॉल्स होगा। तो अब आपको क्वेश्चन ही मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है कि why was the man not content although he was rich। तो ये कह रहा है कि अगर आदमी जो था अमीर था, वो फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं था। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर हम अपनी लाइफ्स के बारे में सोचें, कोई भी हमारे पास जितने भी पैसे हों, जितनी भी सुविधाएं हों, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास इनफ नहीं है, कि जितने की हमें ज़रूरत है हमारे पास उससे बहुत कम है। चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों, हम हमेशा जब अपने आप की तुलना किसी और से करते हैं, हम हमेशा जब तुलना करते हैं कि हमारे पास क्या है और दूसरों के पास क्या है, हम हमेशा अपने से ऊपर देखते हैं। हम कभी भी ये नहीं देखते कि हमसे कम कितने लोगों के पास है।
जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ, तो मैं अपने से ऊपर देखूँगा कि कितने लोगों के पास मुझसे क्या-क्या ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं हैं। और मैं इस दुःख में रहूँगा कि काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास ये होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें तो आपके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, जो आप ये सोच रहे होंगे कि काश आपके पास वो होता, किसी और की लाइफ़ को देखकर। बट क्या आप या क्या मैं कभी क्या हम रुक कर ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है? क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे पास चाहे हमारे पास वो सब नहीं है जो हमसे बहुत-बहुत अमीर लोगों के पास है, बट हमारे पास इतनी कितनी चीज़ें हैं जो हमसे जो नीचे हैं लोग उनके पास नहीं है। हमारे शरीर चलते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें एक सही चलने वाला शरीर दिया, भगवान ने हमें हेल्दी बनाया, हमें स्वस्थ बनाया और हमसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्हें स्वस्थ नहीं बनाया। क्या हम ये सोचते हैं कि हमें 2 टाइम खाना मिल रहा है या 3 टाइम खाना मिल रहा है या 1 टाइम खाना मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 1 भी टाइम रोटी नहीं मिलती। तो जो मैंने अभी ये आपको समझाया, उससे अगर आप ये क्वेश्चन देखें कि व्हाई वाज़ द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज़ रिच, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि ही वाज़ नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वाज़ रिच इज़ बिकॉज़ ऑफ द इनसेशिएबल ग्रीड। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इनसेशिएबल ग्रीड क्या होती है? इनसेशिएबल ग्रीड होती है कि इतनी ज़्यादा लालच जो कभी खत्म ही ना हो। तो एक इंसान जो अमीर है, जो ये हमारी कविता में जो ये इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अमीर है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसे उसके पास जो भी है, उसे उससे ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज़ द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री? कि पेड़ ने जो उसको गिफ्ट है वो कब दिया? पेड़ ने उसको हमने कविता में पढ़ा था, ये सेंटेंस होगा इसका उत्तर कि पेड़ ने उसको गिफ्ट तब दिया जब उसने ये प्रे किया कि ओ कल्पका आई सीक योर एड, ऑल आई वांट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज़ द ट्री कॉल्ड अनकाइंड? मैंने आपको इसका मतलब पहले ही बता दिया कि ट्री को अनकाइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ट्री है वो सब कुछ ऐसे ही मुफ्त में नहीं बाँट रहा। उसने एक चाल चली है, वो इसने एक परीक्षा ली है। वो देखना चाहता है कि इस इंसान को कितनी समझ है और कितनी समझ नहीं है। मुझे माफ़ करना अगर मैं बहुत तेज़-तेज़ बोल रहा होऊँगा क्योंकि मैं किसी आप लोगों को देख नहीं सकता तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितना तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो पॉज़ कर लीजिए अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ परेशानी हुई है अभी तक, तो आप वीडियो में वापस जाकर वो चीज़ रिपीट करके देख लीजिए और फिर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करिए और उसके बाद हम अपनी कविता का जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो अब जो हमने क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं, अब जो B2 पॉइंट है क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स रिगार्डिंग रीडिंग द पोएम केयरफुली। तो अब ये कह रहे हैं कि जो कविता की जो पंक्तियां हैं उन्हें पूरा कीजिए। तो आपने अपनी कविता अपने सामने अगर अपनी किताब रखी है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, यहाँ पे आंसर आएगा कंटेंट। उसके बाद मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट। उसके बाद हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, इसका आंसर हम देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवनफोल्ड। और अगले वाले का आंसर होगा ग्लिस फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिस्निंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। जो इस वाले का उत्तर होगा किसका, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिस्निंग ग्लिस्निंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। तो अब इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम कविता का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है, हम वो पढ़ेंगे, जो कंटिन्यू करेंगे हम अपनी कविता आगे। तो अब कवि कह रहा है, हमने अभी तक कितना पढ़ लिया था अगर आप याद करें, अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि जो मतलब जो इंसान लेने गया है, जो सोना इकट्ठा कर रहा है, उसको एक 8वां घड़ा आधा मिल गया है और 7 पूरे घड़े मिले हैं जिनमें सोना भरा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आगे कवि कह रहा है, टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट। तो फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट का मतलब हुआ कि जो 8वां घड़ा जो उसे दिया गया था, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि जो मैं 8वां घड़ा है मैं पहले उससे पूरा भर लेता हूँ, कि अगर ये आधा भरा हुआ है सोने से तो मैं पहले इसे भर लेता हूँ। और जो 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगॉट, तो अभी तक हमने 2 शब्द पढ़े थे, पॉट जिसका मतलब होता है घड़ा, पिचर जिसका मतलब भी होता है घड़ा, कोई चीज जिसे हम भरते हैं, और वेसल का मतलब भी
होता है एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम चीज़ें भर सकते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। वेसल्स आपने अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे शरीर में भी वो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो हमारा खून इकट्ठा करके रखते हैं, जिसमें हमारा सारे के हमारे शरीर का जितना भी खून है, वो उसके अंदर होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं, तो अब कवि कह रहा है कि द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड, टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड, जिसका मतलब है कि उसके अंदर एक राक्षसी इच्छा आ गई जिसने उसे पागल कर दिया कि वो पूरे की तरीके से भूल गया कि जो 7 उसके पास भरे हुए मटके हैं, और उसके दिमाग में बस ये आया कि मुझे ना अब जल्दी जल्दी से एक जो लास्ट घड़ा है मुझे वो भी भरना है। तो वो पूरा भूल गया कि उसने उसके पास 7 खड़े थे, जिसकी वजह से उसको मतलब उसका लालच इतना ज़्यादा आ गया उसमें कि उसने अपनी माँ, अपनी वाइफ़ को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, सबको गुड बाय कह दिया। गुड बाय का मतलब होता है कि आपको पता है बाय होता है कि बाय कहने का मतलब होता है कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन गुड बाय हम तब बोलते हैं जब दिमाग में होता है कि अब हम तुमसे फिर से नहीं मिलेंगे, अलविदा। तो उसने उन्हें अलविदा कह दिया और वो चला गया अपने आखिरी जो घड़ा था, मतलब जो वेसल था उसके पास गोल्ड का, उसे भरने के लिए। आगे कह रहा है कि ही रोज बिफोर कॉक क्रो, पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, ईट ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शर्व्ड, जिसका मतलब है कि कॉक क्रो क्या होती है कि जब मुर्गा हम सबके उठ जाने से पहले जो मुर्गा उठ के बांग देता है, जो मुर्गा उठ के चिल्लाता है सुबह सुबह, वो उसके भी पहले उठ जाता था रोज। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और आधी रात के बाद भी वो काम करता रहता था। खाना पीना सोना उसने सब छोड़ दिया। शर्ट का मतलब होता है कोई चीज छोड़ देना। तो उसने उन सबको त्याग दिया, बस वो सुबह उठता था, एक मुर्गे से भी पहले वो उठ जाता था, और वो हमारे सबके सो जाने के बाद मिडनाइट के बाद तक वो इकट्ठा करता रहता था, कोशिश करता रहता था। He wrecked his health, his conscience sold. wrecked का मतलब होता है तहस नहस कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। अगर आपको टाइटैनिक के बारे में पता है, जो समुद्री जहाज जो डूब गया था, तो उसे कहते हैं wreck हो जाना, मतलब वो इट वाज wrecked, कि वो wreck हो गया, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया, वो खराब हो गया। तो वैसे ही उसने अपनी हेल्थ जो थी उसने वो wreck कर दी, उसने बिल्कुल अपनी हेल्थ खराब कर दी। हिज कॉन्शियंस सोल्ड। तो अब आप पूछेंगे कि कॉन्शियंस क्या होती है? कॉन्शियंस जो होती है वो एक इंसान का वजूद होता है, एक इंसान की नेकी, अच्छाइयाँ। हम एक इंसान को, जो चीज़ें एक इंसान बनाती हैं, हमारे हमारी जो आत्मा जो होती है, जो हमें अच्छाइयाँ सिखाती है, हमें बुराइयों से दूर करती है, जो वो कॉन्शियंस होती है, जो हमारा वजूद होता है, उसने वो बेच दिया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, और वो सब बेचकर वो बस सोना इकट्ठे करने की सारी ट्रिक्स आजमाता रहता था। Eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook. ईगर और एंग्शियस का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा बोर्ड्स का, तो आपको वो फीलिंग पता है, जब बोर्ड एग्जाम से पहले, जब मेरे भी बोर्ड एग्जाम थे, तो जब हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो हमारे दिल में बड़ी बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करेंगे, हम आंसर कैसे देंगे। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बहुत इतनी हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बहुत ही हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, और हमें होती है कि हम जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम करें और जल्दी-जल्दी हम संतुष्ट हो जाएँ एग्ज़ाम करके। तो वो ये कह रहा है कि ईगर का मतलब बहुत जल्दी, और एंग्ज़ियस इस विडंबना के साथ, शेमलेसली टुक, शेमलेस होता है कि बिना किसी शर्म के जल्दी-जल्दी और विडंबना के साथ वो इकट्ठा करता था सोना। ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक। आप में से जो लोग यहाँ क्लच का मतलब समझते हैं, अगर आप गाड़ियों की नॉलेज रखते हैं, अगर आप जानते हैं कि गाड़ियाँ क्या होती हैं, तो क्लच, जैसे आप गाड़ी में क्लच दबाएँ, तो गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वो पूरी गाड़ी को एक अपनी मुट्ठी में ले आता है क्लच। तो वैसे ही जैसे मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूँ, जैसे अगर मैंने ये पेन लिया है और मैंने इस पेन को ऐसे अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लिया, तो समवन वुड से दैट आई एम क्लचिंग दिस पेन, कि मैंने इतना टाइटली इसे पकड़ लिया है अपनी मुट्ठी में कि अब ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। तो वही ये भी कर रहा है। he each coin he could clutch by hook or crook. hook or crook is an English slang. जैसे हिंदी में मुहावरा होता है कि अगर घी
सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। हुक होता है कि एक सही तरीके से कुछ करना, और क्रुक होता है उंगली को टेढ़ा करना, गलत तरीके से, गलत तरीकों से अपनी जो इच्छा है उसे पूरा करना। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। उसने बहुत मेहनत करी, हार्ड और हार्ड वो ट्राई करता गया, कोशिश करता गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई इसी कोशिशों में। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, कि अभी तक उसने पॉट भरा भी नहीं था और उसकी इतने में ही मृत्यु हो गई। ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। यहाँ पर ग्रीड इज एंडलेस होना चाहिए। ये कह रहा है कि कवि कह रहा है कि ये बहुत ही गहरी बात है कि ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। कि अगर आपको किसी भी चीज का लालच है, वो लालच आपकी पूरी जिंदगी रह सकता है, लेकिन आप हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। वो लालच की उम्र आपसे ज़्यादा होगी, आप मर जाएँगे, लेकिन वो लालच पीछे ही रह जाएगा। तो कवि वही कह रहा है कि जो लालच है वो एंडलेस है, लालच कभी खत्म नहीं होता, कुएँ का मुँह कभी नहीं भरता, लेकिन जो ज़िंदगी है वो खत्म हो जाती है। नथिंग इज़ रॉन्ग विद अ हाल्फ फिल्ड पर्स। कवि कह रहा है अंत में कि एक हाफ फिल्ड पर्स, अगर आपका पर्स जो है वो भरा हुआ नहीं है, जो भी चीज़ है, ये आप इसकी गहराई समझें तो कवि कह रहा है कि जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए, अगर आपको वो पूरी नहीं मिली है, तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इट्स द वॉइड इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स। तो यहाँ पे जो ये कह रहा है टिस, इसे इट्स पढ़ा जाता है, आईटीएस, ये पुरानी अंग्रेजी में लोग टिस कहते थे। तो ये कह रहा है कि नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, इट्स द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करवा रहा है कविता का जो नाम था उस पर, मतलब द एम्प्टी हार्ट, एक खाली दिल। तो एक जब एक चीज खाली होती है तो उसे वॉइड कहते हैं। आपने सुना होगा कहीं या नहीं सुना होगा, एक मुहावरा होता है, जब एक मतलब इंग्लिश में लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। तो दे लीव बिहाइंड अ वॉइड इन योर लाइफ, वॉइड, VOID, कि एक खालीपन छोड़ देना, एक खाली जगह छोड़ देना। तो ये वही कह रहा है कि इट्स द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। कि एक दिल जो खाली होता है, एक दिल, कि आपका खाली आधा भरा हुआ पर्स प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका जो दिल है वो खाली है, अगर आपके दिल ऐसा है जो कभी नहीं भरता, दैट इज द कर्स। और कर्स का मतलब होता है श्राप, कि असली श्राप एक खाली पर्स नहीं है, एक खाली दिल है, जो कि एक श्राप है। तो अब मैंने आपको ये कविता समझा दी है, एक सेकंड में। अम, तो अब हमने कविता पढ़ ली है, और अब कविता के बाद हम क्या करेंगे, अभी आपकी अगली क्लास में मैं आपको आपकी जो कविता की जो ग्रामर है, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और ग्लॉसरी जो है, मैं आपको वो समझाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप बाद में रिकॉर्डिंग में पीछे जाकर वो फिर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ आज की जो ये पहली हमारी क्लास है ये ख़त्म होती है। और थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड मुझे आप सबके साथ बात कर कर, यूँ तो मैं आपको नहीं देख पा रहा, बट मैं इच्छा रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने भी समझाया है वो समझ में आया होगा। एंड आई वुड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।